हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक लास्ट 2 डेज से थोड़ी सी गिरावट में है, लेकिन नया नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद ये सिचुएशन है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन आता है विवेक भाई, जैसे आप हमेशा कहते हो दैट कि लाइफ टाइम हाई पर हमें निकल जाना चाहिए, तो क्या एक्सिस बैंक के केस में भी ऐसा कुछ रूल अपना एप्लीकेबल होता है? यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन है। तो इसको लेकर सारी बातें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि यहाँ मेरी किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है वो आपने लेना है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सिर्फ सीखना है और सीखने के बाद में अपने कन्विक्शन के बेस पर ट्रेड करना है। तो यहाँ समझना है बातों को। तो अगर एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं, एक्सिस बैंक को लेकर मैंने एक हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाई थी और ये 4 मंथ्स पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर बात की गई थी। अगर हम इसकी पर्टिकुलर एक डेट की बात करने लगे कि वो कौन सी डेट थी, तो हम नीचे चलकर यहाँ पर अपना डेट नजर नहीं आ रही है, लेकिन वीडियो में डेट जरूर नजर आ जाएगी। क्योंकि वीडियो में जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो चार्ट के साथ में डेट नजर आ जाती है। मैं डेट क्यों मिस कर रहा हूं? यहाँ पर डेट आनी तो चाहिए। यस, डेट इज जून 11 2022। यहाँ डेट के ऊपर कर्सर लाने पर यह पता चल रहा है जून 11 2022। अब अगर हम जून 11 2022 को अगर बात करने लगे, जून 11 इज हियर एग्जैक्टली। यहाँ पर 10 जून वाला ये डेटा है। तो अगर हम ये प्राइस देखने लगे तो तब से लेकर अब तक कितना ऊपर आया है शेयर प्राइस, आज की डेट में भी देखने लगे तो 30% ऊपर है। और मैंने इस वीडियो में यही बात की थी कि आज की डेट में सिचुएशन ये है कि अपना कोटक महिंद्रा बैंक के कंपैरिजन में एक्सिस बैंक ज्यादा लुक्रेटिव है, उससे ज्यादा अच्छे नंबर्स हैं, उससे ज्यादा अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो चीजों को आपको कंपेयर करना आ जाएगा। अब मैंने इस वाली वीडियो को वापस से रेफरेंस क्यों दिया? क्योंकि उस टाइम पर हम में से काफी व्यूअर्स ने जो अभी सीखना जिन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहने लगे कि विवेक भाई, एक्सिस बैंक को कहां कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर कर रहे हो? कोटक महिंद्रा बैंक एक जेम है, एक्सिस बैंक उसके आसपास भी नहीं आता। तो उस पर मेरा कहना, मेरा समझाना आप सबको ये है कि हम स्टॉक मार्केट में हीरो बनने के लिए नहीं आए हैं, हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं। हमें यहाँ पर नंबर्स देखने हैं, हमें यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है। स्टॉक मार्केट में इमोशनल होकर कोई भी इंसान पैसे नहीं कमा पाया। जितने भी सुपर सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ही यहाँ पर पैसा कमा पाते हैं। जैसे प्रैक्टिकलिटी की मैं जब बात कर रहा हूं, तो जब मैंने यस्टरडे पीएनबी को लेकर वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि जिस तरीके से 7% नेट एनपीए से कम होकर अभी 3.80% नेट एनपीए हो गया, और जब ये इस तरीके से जीरो हो जाएगा क्योंकि कंपनी अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करने में लगी हुई है, तो बहुत सारे रिप्लाई ये आए थे, विवेक भाई जीरो एनपीए तो कभी एचडीएफसी बैंक का भी नहीं हुआ, जीरो एनपीए तो कभी कोटक महिंद्रा बैंक का भी नहीं हुआ। तो यहां पर मेरा जीरो एनपीए से मतलब ये नहीं है कि मींस एब्सोल्यूट टर्म्स में जीरो हो जाना। जीरो एनपीए से मतलब है कि जो बिलियन डॉलर्स के जो यहां पर फ्रॉड हुए थे नीरव मोदी वाले सिचुएशन में, उस तरह के फ्रॉड्स नहीं होना और एक नॉर्मल एनपीए वाली सिचुएशन में आ जाना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहने लगूं कि ये इंसान गंजा है, इस गंजे इंसान के सर पे बिल्कुल भी मींस कोई भी बाल नहीं है, तो कुछ लोग आकर कहने लगेंगे विवेक भाई, ऐसा तो कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसके सर पे एक भी बाल ना हो। तो यहां पर गंजे मींस पूरा गंजा होने का मतलब ये नहीं होता कि अगर माइक्रोस्कोप से लेकर भी ढूंढने लगे तो एक भी बाल नहीं आएगा। यहां पर गंजे होने से, पूरा गंजा होने से मतलब है कि ऑलमोस्ट गंजा होना, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पर। तो यहां पर भी जब एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर कंपैरिजन हुआ था, तो यहां पर भी सेम ही प्रैक्टिकलिटी की बात है और आज भी मैं वही प्रैक्टिकलिटी की ही बात बताऊंगा। तो जब भी मैं कुछ बात करूं तो उसको स्टॉक मार्केट के प्रैक्टिकल टर्म्स में समझने की जरूरत है, ना कि थियरिटिकल वे में समझने की। क्योंकि थियरी पढ़ाने के तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके लिए मूड में भी नहीं होता। थियरी सीखने के लिए तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं और बहुत सारी बुक्स भी हैं। मुझसे तो सिर्फ और सिर्फ सीधा मार्केट में पैसा कमाने के लिए जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको समझना चाहिए, प्रैक्टिकल हिसाब किताब से, ओपन माइंड के हिसाब से आपको समझना है। क्योंकि जब तक हम ओपन माइंड लेकर नहीं समझने के लिए बैठेंगे, तब तक
एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो यहाँ सिखाने का फायदा ही नहीं होगा, फिर वीडियो बनाना बेकार सा लगेगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली समझना है, आप समझते हो, लेकिन फिर भी मैं इस बात को रीआइट्रेट कर रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। तो जब यहाँ पर 10th जून से लेकर अब तक यहाँ एक्सिस बैंक में 30% का गेन आया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक में सेम पीरियड में कितना गेन आया है, एक बार हम इस बात को भी देख लेते हैं और हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वो प्रैक्टिकलिटी कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक में यहां पर सिर्फ 6.8% गेन है, जबकि एक्सिस बैंक में 30% गेन है। इस वीडियो से लेकर अब तक मैं बहुत ज्यादा वीडियोस के रिव्यूज नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी इस बात को करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे आप सबके सामने प्रैक्टिकली चीजों को रखा जा सके। अब अगर हम एक्सिस बैंक की आज की डेट में बात करने लगे तो सिचुएशन क्या है, इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बेस्ट एवर रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक को ही ओपन किया हुआ है और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो 5600 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है एक ही क्वार्टर का। आज तक इतना नेट प्रॉफिट कभी नहीं आया, और अगर 5600 करोड़ के नेट प्रॉफिट को ईयरली प्रॉफिट में कन्वर्ट करने लगे 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट 22,000 करोड़ रुपीस का आता है 1 ईयर का। 22,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट, इससे पहले आज तक इस तरह की कोई फिगर नहीं है, आज तक भी इस तरह की कोई फिगर नहीं है। इवन जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इससे पहले देखा गया था दैट वाज इन 2016, और वो भी सिर्फ 8,000 करोड़ था। अभी का जो फिगर कैलकुलेट होती है ईयरली बेसिस पर वो 3 टाइम्स होती है इस 8,000 करोड़ से, यानी कि 2016 में ये स्टॉक का किस प्राइस पर था अगर आप हम देखने लगे, एक फिगर है, मोटी मोटी कैलकुलेशन है, यानी कि उस टाइम पर 647 के आसपास ये ट्रेड करता था 2016 में। यस, 630 के आसपास का प्राइस था। अब यहां से अगर नेट प्रॉफिट ट्रिपल होता है तो स्टॉक प्राइस भी उसी हिसाब से ट्रिपल होना चाहिए। तो 637 का ट्रिपल हमारा ऑलमोस्ट 2000 रुपीज बैठता है, एंड राइट नाउ द स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट 863। तो यहां पर 2000 के आसपास का एक्सिस बैंक का एक लॉजिकल टारगेट है इस सेंस में, और जब तक ये टारगेट अचीव होगा, जो इसमें ऑफ कोर्स अगर स्टॉक प्राइस करंट प्राइस से भी 2.5 टाइम्स होगा, तो अगर इसमें 2 इयर्स भी लगते हैं, और 2 इयर्स में जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी और इंक्रीज हो जाएगी, यहां पर इस बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ने लगातार यहां पर ग्रोथ दिखाई है। तो ये प्रैक्टिकल नंबर्स हैं, प्रैक्टिकल नंबर्स को प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। और जहां तक ये बात आती है विवेक भाई, इतना तो नेट प्रॉफिट ये बैंक कभी दे ही नहीं सकता। तो एक बार कुछ नंबर्स को आप बैक टेस्ट भी करके देखो, यहां पर पुराने नंबर्स को उठाकर भी देखो। 2011 में जब 3300 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था, कोई कहने लगे कि 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कभी आ ही नहीं सकता, तो 18,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया। और इस बीच में इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या बेकार नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो इंडिया की ग्रोथ पोजीशन है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आता है अपने बैंकिंग स्टॉक्स पर, और यहाँ जब इंप्रूवमेंट नजर आ जाए तो ये सारी चीजें अपने आप से सब कुछ एक्सप्लेन करती हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब मैं एक बार आपको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं करूंगा, एक बार फिर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैं और एक बार दिखा देता हूं कि जो एफआईआईज हैं, एफआईआईज का इसमें 46% हिस्सेदारी है। 46% हिस्सेदारी आज की डेट में किसी भी दूसरे मींस स्ट्रॉन्ग हैंड्स की अगर हम बात करने लगे, प्रोमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11.95% है, और इस 11.95% में से भी 5% हिस्सेदारी, ऑलमोस्ट मोर देन 4% हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 8% है, और वो भी रिटेल पब्लिक के पास नहीं होगी, बिकॉज दिस इज ए बिग कंपनी, और 1% से छोटी हिस्सेदारी को वहां पर नहीं दिखाया जा सकता। तो 2,65,000 करोड़ रुपीस की कंपनी का 1% इज ऑल्सो 2,600 करोड़। इट्स ए बिग फिगर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, रिटेल पब्लिक के पास बहुत ही छोटी सी हिस्सेदारी है। अब अगर हम टेक्निकल की बात करने लगे एक बार, तो अभी फिलहाल मैं इस ड्राइंग को यहां से हटा देता हूं। बहुत ही अमेजिंग यहां पर फिगर्स हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी फिलहाल इसने इससे पहले एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद में इसने यहां से ब्रेकआउट दिया। अब अगर इसका हम टेक्निकल टारगेट निकालने लगे तो टेक्निकल टारगेट हमारा एक अच्छा खासा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है। अभी मैं बड़ा टेक्निकल टारगेट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये 1000 के आसपास आता है, और यहां से गैप के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया। अगर ये गैप के साथ ब्रेकआउट नहीं देता तो शायद चांसेस थे
कि यहाँ पर जिस तरीके से स्टॉक प्राइस वापस नीचे मुड़कर आया ये नहीं आता। अभी भी जो इसने सपोर्ट लेनी है वो मैक्सिमम 815 तक सपोर्ट आ सकती है, और हो सकता है 815 तक नहीं आए, जहां से गैप शुरू हुआ वहीं पर ये सपोर्ट ले ले, एंड दैट नंबर इज 836। मैक्सिमम 815 तक आएगा मेरे हिसाब से, ये मेरी कैलकुलेशन कहती है, मेरी समझ कहती है, और वापस से ये स्टॉक प्राइस इमीडिएटली 1011 के टारगेट की तरफ यहां से चल पड़ेगा। मैक्सिमम यहां 815 आकर वापस से 1000 के आसपास चल पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से टारगेट के लिए बुलिश नहीं हूं। अगर हम वीकली चार्ट पर इसको देखने लगे तो अलग ही एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न नजर आता है, एंड दिस इज ए ब्यूटीफुल रिवर्स सॉरी कप विद हैंडल पैटर्न, और इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है वो अमेजिंग है, और इसका टाइम पीरियड भी अच्छा बड़ा है। और अगर हम इसको टेक्निकली देखने लगे, मैं एक बार पहले आपको ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। दिस इज द कप, दिस इज द हैंडल, दिस इज वन मोर हैंडल, एंड दिस इज वन मोर हैंडल, एंड दिस इज वन मोर हैंडल, एंड देन ब्रेकआउट। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? अगेन आई एम सेइंग दैट इट कैन कम डाउन टू 813 टू रीटेस्ट द सपोर्ट, और उसके बाद में इसका अगर हम मैक्सिमम डेप्थ को लेकर इसको ऊपर प्लॉट करने लगे नेक लाइन के ऊपर, नेक लाइन के ऊपर प्लॉट करने पर जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज 1340। तो 1340 तो हमारा टेक्निकल टारगेट है, और करंट प्राइस से भी अगर हम एक बार मूवमेंट देखने लगे, देन पोटेंशियल गेन इज 55%। और अगर नीचे आने के बाद में, यानी कि जो नेक लाइन है वहां पर सपोर्ट करे, अगर वहां से वापस से मुड़े, देन दिस इज 64%। लेकिन जो मैंने आपको लॉजिकल टारगेट बताया था बेस्ड ऑन अर्निंग्स, जितना नेट प्रॉफिट है उसके हिसाब से, तो 2000 का इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है मेरे हिसाब से। सो आई एम बुलिश ऑन दैट, खास तौर से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया हो, और यहां पर बैंक निफ्टी ने भी नया लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया हो, और एक्सिस बैंक नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ नेट प्रॉफिट, बेस्ड ऑन रेवेन्यू परफॉर्मेंस। एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जब हम परफॉर्मेंस की यहां पर बात कर रहे हैं, द स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट 14.4 पीई, यहां पर सबसे सस्ते पीई पर है पियर ग्रुप में। पियर ग्रुप की अगर हम बात करने लगे तो पी रेशो की हम बात करते हैं, एक्सिस बैंक का पी रेशो 14.43 है, कोटक महिंद्रा बैंक का इससे डबल पर है 27.72, एक्सिस बैंक इज 50% अप 21.26, एंड एचडीएफसी बैंक इज द सेकंड हाई पी पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर मुझे दो स्टॉक्स में ही उतनी उछाल, इवन अगर हम इंडसइंड बैंक की बात भी करने लगे, इंडसइंड बैंक का भी पी इससे ज्यादा है, आईडीबीआई बैंक का भी पी इससे ज्यादा है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात नहीं करेंगे, हालांकि वो भी अच्छा बड़ा बैंक बन चुका है अब, लेकिन जितने भी लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे सस्ते पी पर है, एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मैं इस पर इसी तरीके से बुलिश हूं, जैसे मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अभी वापस से रिआइटेट कर रहा हूं कि आई एम बुलिश टिल 2000 रुपीज टारगेट, और ये 2000 रुपीज का जो टारगेट है ये हवा में नहीं है, ये नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। यहां से ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई है, पेंडेमिक के जो इंपैक्ट थे खत्म हुए हैं। हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट आज की डेट में उस सिचुएशन पर है जब अमेरिका की मार्केट टूटी पड़ी है, और निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गई है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गई है। पूरे वर्ल्ड में परेशानी है, सो कॉल्ड परेशानी है, पता नहीं वो कितनी परेशानी है, ठीक है, कितनी सही है कितनी गलत है, ऑपरेटर्स की गेम है, या क्या, या कुछ और है, लेकिन स्टॉक मार्केट डाउन तो है वर्ल्ड ओवर, लेकिन इंडियन मार्केट अपने आप में लाइफ टाइम हाई की तरफ है। जो मेरे निफ्टी के टारगेट्स थे वो भी इंटैक्ट हैं, जो बैंक निफ्टी के टारगेट्स थे वो भी इंटैक्ट हैं। एक्सिस बैंक का जो मेरा टारगेट है 2000 रुपीज का है। अब 2000 रुपीज का टारगेट आने में अगर 3 इयर्स भी लगते हैं तो करंट प्राइस से 850 रुपीज से अगर 2000 तक ये 2.5 टाइम्स अपना पैसा हो जाता है। अगर 3 इयर्स भी लगे तो भी बहुत अच्छे पैसे हैं, 40% CAGR निकल के आती है। इस तरीके से मैं कहता हूं कि अगर 30% भी आ जाए तो भी कुछ कम नहीं होती, और 40% आ जाए तो बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा आ जाए तो और अच्छा है। यहाँ पर अक्सर देखा गया है जब बैक टेस्ट करके हम डेटा के बेस पर काम करते हैं और सुनी सुनाई बातों पर बात नहीं करते,
खुद से एनालिसिस करते हैं, खुद से नंबर्स चेक करते हैं, खुद से screener.in ओपन करके देखते हैं, खुद से चार्ट्स ओपन करके देखते हैं और बाकी बैंक्स के साथ, बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं, तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि परफॉर्मेंस कहां पर है। तो इसी तरीके से सीखने की जरूरत है, सुनी सुनाई बातों को इग्नोर करने की जरूरत है, अपनी समझ से काम करने की जरूरत है, यहाँ समझदार बनने की जरूरत है, प्रैक्टिकलिटी लेकर आने की जरूरत है, थियोरिटिकल जो अप्रोच है उसको हटाने की जरूरत है, उसका सिर्फ बेस होना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में अगर हम थियरी पढ़ने बैठ जाएं और सिर्फ थियरी को ही यूज करने लगे तो कुछ भी बात नहीं बनेगी, कोई पैसा नहीं बन पाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। मेरा एम्फेसाइज है इस वीडियो में कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच को अपने स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में लेकर आए। यहाँ देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।